नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहता है दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। लॉ को आगे पढ़ने से पहले हम इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। सो स्टेशनरी मतलब स्थिर, जो रेस्ट पे हो, यानी कि हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि कूलम्स लॉ दो स्टेशनरी यानी कि दो रेस्ट में पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है। एंड पॉइंट चार्ज क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। पॉइंट चार्ज इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज लोकेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में किसी एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड या लोकेटेड हाइपोथेटिकल चार्ज को ही हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। इस चार्ज के आगे ये जो पॉइंट वर्ड लिखा हुआ है, इससे मतलब है कि इस चार्ज का ना तो कोई एरिया है ना ही कोई वॉल्यूम है, नाइदर एरिया नॉर वॉल्यूम। अगर कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं, इन दोनों चार्जेस के साइज के कंपैरिजन में इनके बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है या फिर लार्ज है, तो इनको हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। इनके साइज से मतलब है हमारा कि इनका रेडियस और इनके बीच की डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो हम इन दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को भी हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन रेडियस कहते हैं, वो बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। सो इलेक्ट्रॉन को हम एक पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। सो मोर प्रिसाइसली अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द लीनियर साइज, or you can say radius, when the linear size of charged bodies are much smaller than the distance between them, then their sizes may be ignored and these charged bodies are called point charge। next एक question arise होता है कि why stationary charge? कूलम्स लॉ जिन दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है वो दोनों ही चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, यानी कि स्टेशनरी होने चाहिए, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए या कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल मूविंग होता है, whenever a charge particle is moving, there is an associated electric and magnetic field with it। मोशन में होता है तो इसके साथ एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड भी होगा सो मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम इन दोनों चार्जेस के बीच की सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमें चार्जेस को रेस्ट पर यानी स्टेशनरी लेकर चलना होगा। अदरवाइज इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फोर्स भी होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्ट निकल कर नहीं आएगी। सो दिस इज द रीजन वी टेक स्टेशनरी चार्जेस। नेक्स्ट इज हम पॉइंट चार्ज ही क्यों लेते हैं? जब हम पॉइंट चार्ज लेकर चलेंगे यानी हमें उनके डायमेंशन को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, चार्ज ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को डील नहीं करना पड़ेगा। जब हम पॉइंट चार्ज लेकर चलेंगे तो हम यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को अवॉइड कर अपने कैलकुलेशन को इजियर बना सकते हैं। पॉइंट चार्ज को इसमें लेकर के चलने का बस इतना मतलब है कि एक कन्वेंशन है, जनरली हम यूज करते हैं कि चीजों को सिंपलर बनाने के लिए, जो भी लॉ हम पढ़ रहे हैं उसमें लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी हो, जैसे कि हम फिजिक्स की बेसिक्स को समझ सकें, फिर हम और भी डीप और एब्जॉर्ब्ड थिंग्स में या कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स में जा सकें। सो पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करने का बस इतना ही मतलब है कि इस लॉ को हम या बेसिक लॉ जो है फिजिक्स का या इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होते हैं उसको इजीली समझ सकें। फिर नेक्स्ट फर्दर हम वाइडर रेंज ऑफ चार्जेस पे भी स्टडी करेंगे, लेकिन वहां पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉइंट चार्ज 0 to infinity में कोई भी वैल्यू हो सकती है चार्ज की। इस पॉइंट चार्ज को चार्ज के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट पॉइंट चार्ज का चार्ज के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है 0 to infinity के बीच में। ये पॉइंट चार्ज बनेगा कब, हम इसको पॉइंट चार्ज कहेंगे कब? जब हम जिस चार्ज की स्टडी कर रहे हैं उस चार्ज का साइज, जिस चार्ज की स्टडी कर रहे हैं उस चार्ज का साइज जिस
पॉइंट से हम स्टडी कर रहे हैं उस पॉइंट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए, चाहे उस चार्ज की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो। एग्जाम्पल के लिए अ बिग स्फीयर ऑफ चार्ज कुड ऑल्सो बी अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही स्मॉल स्पेस में रखा हुआ चार्ज, कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज। चार्ज छोटा हो ये जरूरी नहीं है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है फ्रॉम 0 to infinity। चार्ज एक पॉइंट में कंसेंट्रेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम अर्थ से स्टार्स को देखें तो स्टार सीम्स टू बी लाइक अ पॉइंट। स्टार का साइज उतना छोटा है नहीं जो हमें दिखता है, बट फ्रॉम अ फार डिस्टेंस वो हमें एक पॉइंट में कंसेंट्रेटेड दिखता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज की भी बात कर रहे हैं। दैट इज द चार्ज शुड लुक लाइक अ पॉइंट इन स्पेस। So we can say that a sphere of charge can be a point charge if it is situated at a large distance. So it will look like a point to us, just like we see stars from the earth. So ये तो था point charge. Next अब हम वापस अपने लॉ पे आ जाते हैं। कूलम्स लॉ कहता है कि कोई 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। लॉ पे बढ़ते हैं आगे कि कूलम्स लॉ कहता है कोई 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। दिस इज Q1 charge and this is Q2. And let's suppose r is the distance between these two charges. So the two charges Q1 and Q2 are separated by a distance r. Then the force of attraction or repulsion between them. इनके बीच का force of attraction या repulsion कैसा होगा? As per law, वो force कैसा होगा? Directly proportional होगा product of the charges. ये हमने charges हैं Q1 और Q2 ले रखे हैं, इनके product के directly proportional होगा and इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इन दोनों ही प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को कंबाइन करके हम एक साथ लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। नाउ टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट K सच दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं और ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर फ्री स्पेस में किसी पॉइंट्स पे लोकेटेड है 2 चार्जेस तो SI यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इस कांस्टेंट K की वैल्यू इन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम पे डिपेंड करती है। K डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द 2 चार्जेस। जैसे कि अभी यहाँ पर इन दोनों ही चार्जेस के बीच का मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है। सो फ्री स्पेस के लिए हमने यहाँ पर K में एप्सिलॉन नॉट रख रखा है। इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अब अगर हम कूलम्स लॉ को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? K की जगह पे हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया फोर्स, किसी 2 चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले से इस K का डायमेंशन निकालना चाहें या यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी जगह पे हमने K रख रखा है। Q1 Q2 यानी कि कूलम कूलम और R स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। सो K इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स को उधर भेज देंगे, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में भेज देंगे। सो K विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम इनवर्स स्क्वायर। सो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई। नेक्स्ट हम 1 कूलम डिफाइन करना चाहते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है? 1 कूलम इन डेफिनेशन किसे कहते हैं? सो इस फोर्स के रिलेशन से हम निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम इस डेफिनेशन में हमें पता है SI यूनिट चार्ज की कूलम होती है। सो इस इक्वेशन में हम Q1 इज इक्वल टू Q2 यानी दोनों चार्जेस जिनके बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, इन दोनों चार्जेस को हमने 1 कूलम रख दिया। सो 1 कूलम और इनके बीच के डिस्टेंस को हमने 1 मीटर रख दिया। R इज टेकन टू बी 1 मीटर। देन यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखेंगे तो K हमें मिलेगा K इज इक्वल टू F। K का मैग्नीट्यूड हमें पता है 9×10⁹9। सो F विल बी 9×10⁹9 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सो जब हमने दोनों ही पॉइंट चार्जेस को 1 कूलम रखा और इनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर रखा तो फोर्स निकल कर आया 9×10⁹9 न्यूटन। यहाँ से हम 1 कूलम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल्स
एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। यहाँ पे हमने इक्वल इसलिए बोला क्योंकि दूसरा चार्ज भी 1 कूलम का है, और सिमिलर हमने इसलिए बोला क्योंकि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है। सो इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद अ फोर्स ऑफ, जब हमने ये सारी वैल्यूज 1 रखी तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन विद अ फोर्स ऑफ दिस अमाउंट व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। यहाँ पे मीडियम वैक्यूम है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। सो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। 1 कूलम उतना चार्ज है जो अपने ही बराबर चार्ज उससे 1 मीटर की दूरी पर रखा है और वैक्यूम में रखा है, तो उसको 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स से पुश करता है। दैट इज the amount of charge that repels an equal and similar charge with a force of 9 × 10⁻⁹ when placed in vacuum at a distance of 1 meter from it. So ये थी 1 कूलम की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी डिफाइन करेंगे। नाउ हमने वही दो चार्जेस यहाँ भी ले लिए, Q1 एंड Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। सो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन दोनों ही चार्जेस पर लगने वाले फोर्स को इंडिविजुअली लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। सो लेट्स फर्स्ट वी राइट फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये चार्ज भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यानी कि Q1 पर हम चार्ज निकालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ Q2, यानी Q2 Q1 पर कितना और कैसा फोर्स और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसके लिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो फोर्स कैसा होगा, 1/4πε0, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो हमने इस ε0 लिख रखा है। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q1 Q2/r²। ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड पार्ट। डायरेक्शन क्या होगा उस फोर्स का, यहाँ पे दोनों ही चार्जेस हमने पॉजिटिव ले रखे हैं। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये वाला चार्ज इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो Q2 Q1 को रिपेल करेगा, पुश करेगा अपने से दूर, अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो अपने से दूर पुश करने के लिए ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस Q1 पर, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। सो ये डायरेक्शन है किसकी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे R21, और वेक्टर में हम कैप लगाते हैं। सो R21 कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, 2 से 1 की तरफ। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है इतना पार्ट, और ये पार्ट फोर्स का डायरेक्शन बताता है कि फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रही है। सो दिस वॉज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। नेक्स्ट इसी तरह से हम फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 लिखेंगे। इस बार भी दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव में हैं, तो Q1 चार्ज Q2 पर कैसा फोर्स लगाएगा, जो अपने से दूर पुश करेगा, कि अवे फ्रॉम इटसेल्फ, यानी 1 से 2 की तरफ फोर्स लगेगा। खुद से दूर फोर्स लगाएगा तो इसको खुद से दूर इधर की तरफ करेगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट फोर्स का। और डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर 1 to 2, 1 से 2 की तरफ इस फोर्स का डायरेक्शन है। सो R12 की डायरेक्शन क्या है, इधर है, और R21 की डायरेक्शन क्या है, इधर है। हमने देखा कि मैग्नीट्यूड दोनों ही फोर्सेस का सेम है। R12 इज इक्वल टू R21, मैग्नीट्यूड सेम है, नॉट डायरेक्शन। मॉड में हम लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों ही चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रही हैं, और डायरेक्शन में फोर्सेस कैसे हैं, ऑपोजिट हैं। यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, ये महज डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। सो जब हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो हमने देखा कि ये दोनों ही फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप। ये दोनों डायरेक्शंस, यूनिट वेक्टर के डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, इसलिए हमने इक्वलिटी करने के बाद नेगेटिव साइन लगाया। यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सो यहाँ से हमें पता लगा कि ये दोनों ही फोर्सेस
यानी एक दूसरे पर लगने वाले फोर्सेस जो है वो इक्वल और ऑपोजिट हैं। कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, जो कि है एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ओबेड बाय कूलम्स लॉ। वी कैन ऑल्सो से दैट इन दोनों ही चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे थे वो फोर्स की डायरेक्शन किधर थे, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग थे। एक इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, बस इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं थे। मतलब जब भी दो चार्जेस के बीच में हम फोर्सेस देखेंगे तो वो फोर्स उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा। सो इस तरह के फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। सो वी कैन से दैट कूलम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। रेंज ऑफ कूलम्बियम फोर्स क्या है? कूलम फोर्स किस रेंज तक काम करता है? तो कूलम फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक इनॉर्मस रेंज ऑफ सेपरेशन तक काम करता है फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशन विच इज 10⁻⁻15 मीटर टू मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेज ओवर 10⁻18 मीटर। ये एक न्यूक्लियस का साइज है 10⁻15 मीटर। इस रेंज से लेकर के 10⁻+18 मीटर तक ये फोर्स काम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कूलम्स लॉ हमेशा दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच का ही फोर्स बता सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रेस्ट पे रहने चाहिए। नेक्स्ट देखा था हमने कि वो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस रहना चाहिए, जिसको हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख रखा है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। लास्ट वन क्या है? द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज हमने देखा था कि 10⁻⁻15 होता है। अगर हम उससे छोटे साइज की बात करेंगे, उससे कम डिस्टेंसेस की बात करेंगे, यानी कि हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस वहां पे होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कूलम्बिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर देते हैं। सो जो सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच का वो 10⁻⁻15 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी न्यूक्लियर साइज से ग्रेटर होना चाहिए, तभी हम वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस को देख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हमने देखा जब दो चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में रख रखा था तो उनके बीच का फोर्स था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट लिया था जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेकिन अगर हम फ्री स्पेस की बात ना करके हमने दोनों चार्जेस को उठा करके किसी मीडियम में रख दिया, सपोज कि मीडियम एयर है या वाटर है या फिर केरोसिन ऑयल है, और इट कुड बी एनीथिंग। सो यहाँ पर मीडियम अब कुछ और है तो फोर्स की वैल्यू इफेक्ट होगी। फोर्स यहाँ पर अब वही नहीं रहेगा, फोर्स यहाँ पर मीडियम में रिड्यूस हो जाएगा। देखते हैं कैसे। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड बिटवीन देम। दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसी मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। यानी कि परमिटिविटी क्या है? इस मीडियम की प्रॉपर्टी है जो बताता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे इफेक्ट होगा इस मीडियम की वजह से, इस मीडियम की वजह से कितना इफेक्ट होगा। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग वैक्यूम में या फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे मीडियम वैक्यूम है। अगर इन दोनों चार्जेस को उठा करके वैक्यूम से किसी मीडियम में रख दिया, सपोज कि किसी मीडियम में रख दिया, तब फोर्सेस क्या होंगे? फोर्स इन मीडियम विल बी 1/4πε Q1 Q2/r²। यहाँ पर मीडियम फ्री स्पेस नहीं है, इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। जो भी इंटरवेनिंग मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी है, इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों फोर्सेस का रेशियो ले लेंगे, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। सो 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε Q1 Q2/r², and it will come out to be ε/ε0. So force in vacuum by force in medium is equals to ε/ε0। इसी रेशियो को हम कहते हैं εr और K। The ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space is called relative permittivity or dielectric constant of the medium। अगर हम फोर्सेस के टर्म में इसको डिफाइन करें, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
or relative permittivity of a medium may be defined as the ratio of force between two charged objects in vacuum to the force between the same two charges in medium when they are placed at the same distance apart in both cases or in both mediums. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि force in vacuum by force in medium is equals to K और force in vacuum is equals to K force in मीडियम, यानी कि वैक्यूम में जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में वो मैक्सिमम होगा। उसके अलावा हम किसी भी मीडियम में जब देखेंगे तो फोर्स हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द सेम फोर्स इन वैक्यूम। सो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम बाय के। अगर इस रिलेशन से हम देखें, किसी दो चार्जेस Q1 Q2 के बीच का फोर्स हम निकाल रहे हैं, हमने वैक्यूम में उस फोर्स को निकाला और मीडियम में उस फोर्स को निकाला, तो वैक्यूम में जो फोर्स आएगा और मीडियम में फोर्स आएगा उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में जो होगा वो वैक्यूम में फोर्स जो होंगे उनके 1/k टाइम होगा, यानी कि इसका 1/k टाइम कम होगा। सो मीडियम में जो फोर्सेज हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कुछ मीडियम्स के देख लेते हैं। अगर मीडियम वैक्यूम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होगा। मीडियम अगर एयर है, एयर के लिए k की वैल्यू होती है 1.00054, जिसको हम नियरली 1 लेकर ही चलते हैं, और वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80।